नमस्कार। नया सवेरा के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात शहला, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में आज हम आपको अपडेट करेंगे तमाम देश और दुनिया की खबरों से, साथ ही साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई भी तमाम खबरें। और नया सवेरा में बात करेंगे टिकटॉक की, वर्ल्ड वॉच की और भी बहुत कुछ रहने वाला है खास। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली समेत पर्यटन और कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। सिक्किम के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। 6350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। गंगा एक्सप्रेसवे और नई ट्रेन सेवाओं की होगी शुरुआत। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के लिए अभूतपूर्व तैयारियां। चुनाव आयोग की अपील, निडर होकर करें मतदान। हिंसा मुक्त चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक। राजनाथ सिंह कर रहे हैं भारत का प्रतिनिधित्व। पश्चिम एशिया संकट से बने हालातों पर होगी चर्चा। शीर्ष अधिकारियों के साथ ट्रंप की होर्मुज स्ट्रेट खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा। यूएन ने भी की ईरान से होर्मुज खोलने की अपील। और भुवनेश्वर और हैजलवुड की घातक गेंदबाजी ने आरसीबी को दिलाई बड़ी जीत। दिल्ली को उसी के घर पर 9 विकेट से मात देकर प्लेऑफ के करीब। तो संध्या, नया सवेरा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे के साथ करते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम की यात्रा पर गंगटोक के आर्किडेरियम जाएंगे, जहां पर सिक्किम की पुष्प विरासत का शानदार प्रदर्शन होगा। बिल्कुल। और इसके बाद प्रधानमंत्री पालजोर स्टेडियम में सिक्किम के राज्य स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शुभारंभ और शिलान्यास भी करने वाले हैं। सिक्किम को आज शिक्षा और कौशल विकास, साथ साथ स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और परिवहन, बिजली और बुनियादी ढांचा, कृषि, पर्यटन, खेल, पर्यावरण से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं। और सिक्किम विश्वविद्यालय, हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज, बहुत कुछ है जो कि सिक्किम को आज मिलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आज सिक्किम में हैं। प्रधानमंत्री की ये उद्घाटन यात्रा अगर देखें तो हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होना, 160 स्कूलों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत और बेरधांग नामची सड़क का सुदृढ़ीकरण भी इसमें शामिल है। सोवा रिक्पा अस्पताल शामिल है। लुम्से में जन सेवा सचिवालय, चाकुंग में प्रशासनिक ब्लॉक, रिज प्रसिंक्ट और कैलाश मानसरोवर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस मौजूदा यात्रा से सिक्किम के भविष्य का जो ताना बाना बुनने वाले हैं, उससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास से जुड़े क्षेत्र जो हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं।
आखिर कौन से हैं वो प्रोजेक्ट जिनकी आज बुनियाद रखी जाएगी, वो भी आपको बता देते हैं। इनमें शामिल है 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल की नींव। तो सिक्किम की ये उज्जवल यात्रा है, जहां आयुर्वेद अस्पताल तिस्ता नदी पर 2 नए आधुनिक स्टील मैराबदर पुल, एमजी मार्ग गंगटोक में सार्वजनिक उपयोगिता केंद्र, सद्भाव मंडप और नई सीवरेज प्रणाली और साथ ही साथ नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना। तो सिक्किम की उज्जवल यात्रा की हम बात कर रहे हैं। सीवरेज प्रणाली पुनर्निर्माण की इसमें बात हो रही है। सेलनोन में पर्यावरण तीर्थयात्रा परिसर की बात हो रही है। तो कई लिहाज से देखा जाए तो पूर्वोत्तर के विकास की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए या फिर पर्यटन के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे को लेकर वहां के लोगों में भी गजब का उत्साह है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो विकास की नई गाथा लिख रही है। हम लोग ना सिक्किम का सारा लड़की लोग बहुत खुश है। वो जो एसएचजी महिला लोग हैं वो सब लोग मोदी साहब को एकदम धन्यवाद कहना चाहते हैं, जितना भी वो इधर डेवलपमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी सेंट्रल में लागू होगा वो भी यहाँ पर सुविधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर पब्लिक को एकदम बहुत बुनियादी सुविधा हुआ है। स्कीम्स जैसे पीएमईजीपी जैसे बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स हैं, रैम स्कीम्स, उसके तरफ से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब से मोदी जी आए उन्होंने अष्टलक्ष्मी जो 8 राज्यों को जो विशेष ध्यान दिया, इसके कारण से प्रगति है। तो सरकार की कोशिश है कि सिक्किम में हर एक परिवार में एक उद्यमी हो और इसे लेकर लगातार अभियान भी चल रहा है और इस अभियान का हिस्सा बड़ी संख्या में लोग बन रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं जो लगातार आगे आ रही हैं। सिक्किम के गंगटोक में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने ऐसे ही एक उद्यमी समूह से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सिक्किम एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेल के तमाम सारे लोग हमसे यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत भी किया जब गंगटोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। क्या कहना आप लोगों का, किस तरह से सिक्किम आगे बढ़ रहा है? नमस्कार, मैं महासचिव सीड सेल। तो हम लोग ने अभी हम लोग का 500 से ज़्यादा हम लोग का सदस्य जो सीड सेल का है, तो भव्य से हम लोग ने सभ्य से हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने स्वागत किया है। ये सीड सेल ये जो हम लोग का है, ये सिक्किम का एक ये उद्यमी का एक ये एसोसिएशन है। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से हम लोग अभी ये एक परिवार एक उद्यमी को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होती है, यानी महिलाएं अगुवाई करें और तब विकास को आगे बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर कितनी प्रगति हुई और सेंट्रल की जो योजना है उसका कितना फायदा मिल रहा है? हम लोग तो मतलब हम लोग का मेरा तो ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, तो वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है। मतलब सब गवर्नमेंट से तो बहुत सपोर्ट मिल रही है। माइंडसेट में चेंज हुआ है बिकॉज सीड सेल itself is an organization who is looking after all the उद्यमी people. Our Sikkim government is helping a lot in regards of entrepreneurship. उसमें देखिए मतलब हम लोगों को बाहर देश मतलब बाहर भेज के भी हम लोगों को they are doing a lot of things, yes, training skills वगैरह देते हैं। On top of that entrepreneurship, एक घर से एक entrepreneur आना ही है, वो उसके लिए तो सीएम सर बहुत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हम देख रहे हैं नए नए इनिशिएटिव से आप जैसे उद्यमी निकल रहे हैं, क्या कहना है सिक्किम इस तरह से आगे बढ़ रहा है? पहले तो हम बताना चाहते हैं कि एंटायर सीड सेल की तरफ से आप लोग हमको कवरेज दे रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो जैसे उद्यमी के लिए हम लोग सीड सेल और गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके हम लोगों को स्कीम्स के साथ हम लोग संगठन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर एक स्टेप में हम लोगों को एक बैक से सपोर्ट मिलने की तरफ कारण से हम लोग एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और ताकत से और शक्ति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होती है, बड़ी संख्या में महिलाएं उद्यमी बन रही हैं। सिक्किम में ऐसी संख्या है महिलाओं की और यहाँ पर आप देखें कि इस तरह के जो संगठन है वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो सिक्किम तेजी से आगे बढ़ रहा है विकास के पायदान पर, उसमें लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उद्यमिता के मामले में वो तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गंगटोक।
और गंगटोक से खुद शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात। जब अभी हमने आपकी बातचीत देखी महिलाओं के साथ, आम लोगों के साथ, जिस प्रकार की उन्होंने बातें कही हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है पूर्वोत्तर के विकास को लेकर, और उस विकास को एक और रफ्तार देते हुए उसमें और पंख लगते हुए नजर आएंगे जब आज प्रधानमंत्री नई सौगात देंगे। देखिए, सिक्किम जो 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, ये इसको लेकर विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। जब देखें, जिस वक्त यहाँ इस वक्त मैं स्टेडियम में खड़ा हूँ जहाँ एक भव्य कार्यक्रम होना है, निश्चित तौर पर तमाम विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो तो मिलने ही वाली है, आपने स्टोरी में दिखाया ही। साथ ही साथ सिक्किम के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात सिक्किम को मिलेगी। सिक्किम उदाहरण है हरित इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। सिक्किम उदाहरण है कि कैसे ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल बैन है। सिक्किम इस बात का उदाहरण है कि कैसे कार्बन क्रेडिट बचाया जा सकता है, कार्बन नेगेटिव की तरफ कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे हरियाली लाई जा सकती है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। अभी हालांकि यहाँ कार्यक्रम कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन 2 घंटे बाद होना है, लेकिन आप देखिए कि ये स्टेडियम है यहाँ का, जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ स्थानीय जो छात्र हैं, जो कलाकार हैं, वो अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद एक विहंगम दृश्य होगा, यहाँ की लोक कला, यहाँ की छात्राओं की जो कला है उसका एक प्रदर्शन होगा। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मौका है, 50 वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं और उसको लेकर एक सेलिब्रेशन हो रहा है सिक्किम में। तो निश्चित तौर पर इसमें सभी की सहभागिता दिख रही है और इसीलिए ये उत्साह दिख रहा है कि बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, जिन्होंने कई सौगातों का ऐलान एक तरह से देखे इस दौरे के साथ हुआ है। शैलेंद्र, इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का परिवर्तन आप सिक्किम में देखते हैं साल 2014 से लेकर के अगर हम अभी तक की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं और भविष्य को लेकर के भी किस तरह की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचेंगे तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कवर करते हुए विकास की सौगात भी देंगे। देखिए संध्या, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 2014 के बाद अब इन 11-12 सालों में यहाँ जो उत्तर पूर्व के लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, गंगटोक के लोग हैं, वो उपेक्षित महसूस नहीं करते। उनको ये लगता है कि जितना ध्यान भारत के अन्य हिस्सों पर दिया जाता है उतना ही ध्यान और उससे भी कहीं ज़्यादा ध्यान उत्तर पूर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देती है। इसलिए जहाँ जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ जहाँ पर रेल नहीं पहुँच रही थी, वहाँ रेल पहुँचाने का काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी संभावना है वहाँ वायु संपर्क यानी हवाई अड्डे विकसित करने का काम हो रहा है। सड़कें बेहतर हो रही है, पर्यटन के लिए विशेष तौर पर प्रयास हो रहे हैं। तो सिक्किम के लोगों को, गंगटोक के लोगों को लगता है कि अब वो विकास की मुख्यधारा में न केवल शामिल हुए हैं बल्कि उसमें अपनी भागीदारी तेजी से आगे निभा रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं की अगुवाई वाले विकास की बात होती है और सिक्किम उसमें अगुवाई करता नजर आता है। यहाँ के तमाम सामाजिक संगठन इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि हर घर में एक महिला उद्यमी हो या फिर कम से कम एक एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो उस दिशा में सिक्किम आगे बढ़ रहा है। तमाम सारी छात्राओं से बातचीत की जो दरअसल अपना काम करना चाहती हैं भविष्य में। जिस तरह से स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है PMEGP, जिसमें आर्थिक तौर पर मदद मिलती है, तो इन सब का फायदा मिल रहा है। उससे विश्वास और आत्मविश्वास दिखता है सिक्किम के युवाओं में। चलिए शैलेंद्र, अपनी नजर बनाकर रखिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। और आपको बता दें कि सिक्किम के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा का पहला पड़ाव वाराणसी में रहेगा। बिल्कुल, और आज शाम प्रधानमंत्री महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री 1050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, सुबह सिक्किम और शाम बनारस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की जाए, वाराणसी आजमगढ़ सड़क का विस्तारीकरण होगा और साथ ही साथ कजाकपुरा और कादीपुर में महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन होगा। साथ साथ भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कजाकपुरा कादीपुर में रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन होगा, तो साथ साथ भगवानपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। प्रधानमंत्री लगभग 5,300 करोड़ रुपए की 112 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ रेल संपर्क मजबूत करने वाली रेलवे लाइन परियोजनाओं की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें किफायती और आधुनिक यात्रा विकल्प के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क बढ़ाएगी। तो वाराणसी में कौन सी रेल प्रोजेक्ट है? तो वाराणसी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन रेल प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ साथ अयोध्या मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन प्रोजेक्ट भी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा, जो कि कई मायनों में बेहद ही खास रहने वाला है। खुद प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र भी है और अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो किस तरह उत्साहित हैं यहाँ के लोग, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता यहाँ से जुड़ गए हैं, हरिकेश बहादुर सिंह गौतम और साथ ही साथ डॉक्टर सुयश शर्मा, दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हरिकेश, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई सारी विकास सौगात लेकर के अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं, किस तरह का उत्साह है यहाँ पर? तो वाराणसी में कौन कौन से रेल प्रोजेक्ट हैं ये भी आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। वाराणसी तो हमारे दोनों ही संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम और साथ ही साथ सुयश शर्मा, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। सबसे पहले रुक करते हैं हरिकेश बहादुर सिंह गौतम का। हरिकेश, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे तो यहाँ की जनता का उत्साह किस तरह का देखने को मिलेगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौन कौन से ऐसे विकास कार्यों की सौगात आज देने वाले हैं? बहुत धीरे मिल रही है। तो चलिए हरिकेश से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुयश के पास चलते हैं। और सुयश, प्रधानमंत्री आज एक महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, उसमें शामिल होंगे। कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते आए हैं और अभी हाल ही में जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसको कहीं ना कहीं विपक्ष के अड़ंगे की वजह से वो पास नहीं हो सका, तो ऐसे में प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे। जी संध्या, बनारस की आज आबो हवा ही अलग है क्योंकि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ पर जो कल से हम यहाँ आए हुए और उसके बाद जब हमने देखा कि जो महिलाओं का उत्साह है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ महिलाएं कह रही हैं कि आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो हम बताएंगे कि हम कितने दुखी हैं कि वो लगातार कोशिश करते रहे लेकिन हम संसद तक जो 33% का जो हमारा आरक्षण था वो पास नहीं हो पाया विपक्ष की वजह से। अपनी ये बात भी सामने महिलाएं रखेंगी। वहीं दूसरी ओर उनके अंदर ये उत्साह भी साफ नजर आ रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनसे बात करेंगे तो वो बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने हमारे न सिर्फ भारत की बल्कि हमारे बनारस की तस्वीर बदल दी है, घाटों की तस्वीर बदल दी है। यहाँ न सिर्फ विकास से परियोजनाएं जुड़ी होती हैं बल्कि सांस्कृतिक सौहार्द भी जुड़ा होता है और साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जैसा भी आपने कहा कि जो अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पारित करवाना चाहते थे, विपक्ष की नीयत की वजह से वो पारित नहीं हो
सका। तो वो आक्रोश भी कल हमने बनारस में यहाँ देखा, महिलाओं ने रात को यहाँ जुलूस निकाला, उसके बावजूद भी महिलाओं को आज सुकून है। उनका कहना है कि जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, वो हमसे संवाद करते हैं, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि हम प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, हमें महसूस होता है कि हम अपने घर के मुखिया से बात कर रहे हैं, हम किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमारी विकास की बात करते हैं, जो हमें रसोई से और संविधान तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो हमें ऊंचाइयां छुलाने की बात करते हैं, जो ये समझते हैं कि हम जो देश की 50% आबादी है वो न सिर्फ कहने के लिए है, बल्कि विकास, जो देश का जो विकास है, विकसित भारत का जो सपना है, उसमें भी हम बराबर का योगदान दे सकती हैं और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा सकती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं धरातल पर लाई गई हैं, न सिर्फ कागज पर हैं, वो सभी महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के जन्म से लेकर के उनके अंतिम समय तक उन्हें किस तरीके से स्वावलंबी वो रह सकें, किस तरीके से वो अपने पांव पर खड़ी रह सकेंगे, तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री की महिलाओं को लेकर के हैं। तो आज का जो महिला सम्मेलन है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक संदेश देता हुआ नजर आएगा, जहां हजारों महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो आप देखिए उनके अंदर जो उत्साह, जो स्वाभिमान और जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ेगा वो देखते बनेगा। तो अगर यहाँ की बात करें तो जहाँ एक और कई परियोजनाओं की शिलान्यास करेंगे, कई पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इन तमाम योजनाओं के साथ साथ वहीं अगर देखा जाए तो रेल, सड़क और जल जीवन, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ धार्मिक जो सौहार्दता है या धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत का किस तरीके से सम्मान करते हुए आधुनिकता के साथ पूरे विश्व में आगे बढ़ा जाता है, ये भी संदेश कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सुबह 8:30 बजे दर्शन करने जाएंगे। तो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि देश की जो आधी आबादी है, जो देश की महिला शक्ति है, उसका आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिला हुआ है और वही उन्हें काम करने के लिए निरंतर उत्साहित करता है, मजबूती प्रदान करता है। हमारे साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम भी जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में है, किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र अभी हमारी संवाददाता सुयश भी कर रही थी, तो अगर उनकी बात करें तो कैसे और भी विस्तार हो रहा है वाराणसी का? देखिए संध्या, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव और सहला को भी, सुयश खुद मौजूद है यहाँ पर, जो जिक्र कर रही थी कि किस तरह से मातृशक्ति का अभिनंदन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। इसके साथ ही चूंकि बरेका ग्राउंड है, वहाँ से जो यहाँ की योजनाएं, परियोजनाएं हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं, उनका उद्घाटन करेंगे और कुछ परियोजनाएं जिनका शिलान्यास रखेंगे, जिनमें कि 6,330 करोड़ की परियोजनाएं हैं, शामिल हैं, जिनका लोकार्पण भी होना है, शिलान्यास भी होना है और इनकी कुल संख्या 163 है। जैसा कि आप दिखा भी रही थी, स्वास्थ्य जगत से सोवा रिक्पा एक तिब्बतियन पद्धति है जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को। अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से पुणे के लिए जाएगी और एक अयोध्या से मुंबई के लिए जाएगी, उसे भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा जो आरओबी है बाबतपुर चौबेपुर रेलवे लाइन पर, उसका भी उद्घाटन करेंगे। कजाकपुरा फ्लाईओवर है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। ये जो सड़क योजनाएं हैं, जो रेल की सुविधा है, इससे जो आम नागरिक हैं काशी के, उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन आसपास के जो जिले हैं वहां से जो आते हैं नागरिक आते हैं, जो जनता आती है, उसको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो शहर में महत्वपूर्ण ऐसे भवन बनने हैं, जिसमें नगर निगम का भवन है, मंडलायुक्त का कार्यालय का भवन है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कबीर चौरा में जो है उसका भी बनना है। इन सब जो भवन हैं इनका शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा एसटीपी है 55 MLD का भगवानपुर में, जिसका कि लोकार्पण करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कि लोकार्पण और शिलान्यास होना है। इसके अलावा अमूल की जो यहाँ बनास डेयरी की यहाँ पे फैक्ट्री लगी है, तो यहाँ के जो पशुपालक हैं उनमें खास तौर से महिलाओं को बनास डेयरी ने अपना सदस्य बनाया है। गिर गायें दी हैं, जो प्रधानमंत्री के कई बार इसके पूर्व के जो दौरे हुए उनमें उन्होंने गिर गायें दी उन लोगों को। उन लोगों को भी 105 करोड़ का जो
उनका धन है उसको उनके बैंकों में ट्रांसफर करेंगे। तो इस बिल्कुल तरह की राकेश। जो योजनाएं हैं लोगों को लाभ पहुंचाने वाली हैं, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है। बिल्कुल हरिकेश, जिन तमाम योजनाओं का जिक्र और प्रोजेक्ट्स का जिक्र अभी आपने किया, इससे ये समझा जा सकता है कि एक्सप्रेस की रफ्तार से ही वाराणसी का विकास हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी संवाददाताओं का इस वक्त हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी तैयारियां जो है अब अपने अंतिम चरण में हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व स्तर पर प्रयास किए गए हैं, अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत की गई है सुरक्षा व्यवस्था। और दूसरे चरण में राज्य के 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर बूथ पर वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए निगरानी रखी जाएगी। और इस बार मतदान केंद्रों के साथ साथ वहां तक जाने वाली सड़कों को भी सीसीटीवी कवरेज में लाया गया है ताकि मतदाताओं को डराने धमकाने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की व्यापक तैनाती की गई है। 160 मोटरसाइकिलों पर सवार सीएपीएफ जवान संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करते हुए नजर आएंगे। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट और क्विक रेस्पॉन्स टीम भी तैनात रहेगी। तो पश्चिम बंगाल में होना है दूसरे चरण के लिए मतदान। प्रचार प्रसार का शोर थम गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन उम्मीदवार चला रहे हैं, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। और इसी बीच अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है ताकि मतदाताओं को किसी तरह का कोई भय ना हो। और जैसा कि हमने पहले चरण के मतदान के दौरान देखा था कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए तो वैसी ही उम्मीद अब दूसरे चरण के लिए भी है और तैयारियां भी चुनाव आयोग की तरफ से पूरी है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की। ऐसे में देखिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान पूरी ताकत झोंकी। क्या इसे ऐसे समझा जाए कि हर राजनीतिक दल को उम्मीद है कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है? सना देखिए, ये जो 142 सीटें हैं, ये 142 सीटें दोनों पक्ष के लिए काफी अहम है, क्योंकि जो पहला चरण था 152 सीटें हैं, उस 152 सीटों में पिछले अगर चुनाव में आप देखें 2021 में अगर देखें तो उसमें भाजपा का प्रदर्शन अच्छा था और इस बार भाजपा का कहना है कि इस बार भी वो अच्छा करेगी। और ये जो 142 सीटें हैं वो 2021 में भाजपा को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा का कहना है कि इस बार जो कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्वी वर्धमान के जो सीटें और 224 परगना के जो सीटें हैं उसमें काफी सारे ऐसी सीटें हैं जिसमें भाजपा इस बार अच्छा करेगी। और टीएमसी का कहना है कि ये उनका गढ़ है और इस बार भी उनको यहाँ से काफी अच्छी सीटें मिलेगी। लेकिन भाजपा का कहना है कि कलकत्ता का देख लीजिए, भवानीपुर का जो सीट है, भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी खुद ममता बनर्जी का मुकाबला कर रही है उस सीट में। और इसमें भाजपा का कहना है कि भवानीपुर सीट इस बार उनके लिए काफी
अच्छा सिचुएशन वहां पे हुआ है। और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि इसीलिए ममता बनर्जी को डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है। भवानीपुर में आप पहले चरण के बाद पूरे 7 दिन वो लगातार भवानीपुर में पड़ी रही, डोर टू डोर कैंपेन किए, मोहल्ले मोहल्ले गए, यहाँ तक बाजार तक गए। यानी एक तरह से उनके जो वोटर्स है, हर वोटर्स के पास पहुंचने की कोशिश उन्होंने की। साथ ही में दूसरे सीट की बात कर लीजिए कि चुराशाको, मानिकतौला, श्यामपुकुर, ये जो सीटें हैं, रासबिहारी, ये जो सीटें हैं वो लोकसभा के जो रिजल्ट्स है उसके हिसाब मुताबिक भाजपा का कहना है कि लोकसभा में भाजपा के लिए अच्छा नतीजे वहां से निकला था। और फिर 2 सालों में और भी ज्यादा भाजपा का जो हवा है वो तेज हुआ है। बिल्कुल ये कह सकते हैं सौरभ कि कहीं ना कहीं जो ममता का गढ़ है और जो उनके कोर वोटर कहे जाते थे वो भी अब जो है भाजपा की तरफ जो है मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कैंपेनिंग और जिस तरह के तमाम जो है इश्यूज मुद्दे लगातार भाजपा उठाती रही है, कहीं ना कहीं उसका असर है कि अब वोटर जो है वो 2 तरफा, मतलब इसे कह सकते हैं कांटे की टक्कर है और बड़ा रोचक हो चला है चुनाव। शैला, इसमें जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भाजपा का कहना है कि इस बार टीएमसी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मुद्दे भाजपा के पक्ष में और एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के पक्ष में है। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, घोटाले का मुद्दा हो, घुसपैठिया का मुद्दा हो। क्योंकि इस बार जो 142 सीटें हैं उसमें काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो बांग्लादेश से सटे हैं। दोनों 24 परगना में ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जो बांग्लादेश से सटे हैं। नदिया के जो सीटें हैं उस सीटों में से पहले ही भाजपा का वहां से सांसद भी भाजपा को लोकसभा में एक सांसद सीट भी वहां से मिला था। तो ये सारी बातों को लेकर भाजपा का कहना है कि इस बार हवा बहुत तेज है। और इस बार युवाओं को अगर देखें, मुद्दा ये नहीं है कि हर एक के लिए एक ही मुद्दा काम कर रहा है। युवाओं का मुद्दा अलग है। युवाओं का मुद्दा जो जेन जी है, जो नई पीढ़ी है, उनकी सोच है कि अब तक बंगाल में हर कोई रीजनल पार्टीज राज किए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि जेन जी भी चाहती है कि एक नेशनल पार्टी यानी डबल इंजन की सरकार राज्य में हो। क्योंकि उनका क्या मानना है कि अगर डबल इंजन का सरकार हो तो रोजगारी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। ऐसे जेन जी सोच रहे हैं। और जेन जी में भी जो महिलाएं हैं, जो पहले वोटर्स हैं, उनको ज्यादा उनकी सोच में है महिला सुरक्षा की जो बात है। क्योंकि कस्बा लॉ कॉलेज का जो इंसिडेंट है या फिर आरजीकर का जो इंसिडेंट है, आप देख लीजिए वहां पे विक्टिम का एज कितना है, 30 साल के बीच विक्टिम का एज है। तो कहीं ना कहीं देखिए वो अपने आप को इस मुद्दे से कनेक्ट कर रहा है। आप अगर किसी पुरुष वोटर्स की बात करें तो वो अपनी ये सोच रहा है, अगर माए भी हो या पिता हो, कि मेरे बेटे यहाँ पर या फिर मेरे बेटियां यहाँ पर रह नहीं पा रही है। क्योंकि अगर वो पढ़ लिख भी लेती है, जॉब करने के लिए दूसरे स्टेट में उनको जाना पड़ रहा है। और करप्शन का घोटाला इसलिए सीधे तौर से उनको असर कर रहा है क्योंकि जो शिक्षक घोटाला है, वो शिक्षक घोटाला है क्या? स्कूल में टीचरों की जो नौकरी है, वो नौकरी जो पढ़ लिख कर एग्जाम के जरिए अपनी जो रिजल्ट है उसके जरिए, अच्छे रिजल्ट के जरिए, मार्क्स के जरिए मिलना चाहिए, तो वो मिला नहीं। पैसों के पैसा देकर नौकरी मिला, ऐसा आरोप था और वो अदालत में भी साबित हो चुका है। तो ये सारी बातें काफी लोगों को बिल्कुल सौरभ, अब जो दूसरे चरण के लिए मतदान होना है तो कई सारी प्रतिष्ठा की सीट भी है और उम्मीदवार भी कई सारे ऐसे मैदान में हैं जिनकी राजनीतिक किस्मत दांव पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, इसी क्रम में राज्य में विशेष एंटी ड्रग बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। इस रैली को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही उपराज्यपाल मिनी स्टेडियम से सलाथिया चौक तक पदयात्रा में भी शामिल हुए।
आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। इसके अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और समाज सेवक बुधपाल सिंह शामिल हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है और ये समिति उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अपनाए गए समान नागरिक संहिता के प्रारूपों का अध्ययन करेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखेगी। समिति को 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और मसौदा विधेयक देने को कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि वो विश्व में व्याप्त सुरक्षा चुनौतियों के बीच वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आतंकवाद और चरमपंथ के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति को भी दृढ़ता से रखेंगे। और आर्मी की 130 मिलीमीटर की फील्ड गन और T-72 टैंक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोबिलाइज किए गए थे और गुजरात के कच्छ के रण से हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने एक रिपोर्ट पेश की है, वो दिखाते हैं आपको। ये हमारी भारतीय फौज की 130 mm की गन है और बोफोर्स गन के शामिल होने से पहले हमारी इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की मेन स्टे थी, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी थी। और अभी भी इतने सालों बाद भी ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई है हमारी इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सारी गन्स हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर फुल्ली लॉक्ड एंड लोडेड थी, यानी कि बिल्कुल तैयार थी दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए। इनकी जो रेंज है वो 27 किलोमीटर है और इनका जो शेल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज यानी एकदम सटीक है और लीथल है। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आम पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया गया था वो एक बड़ा कायरतापूर्ण हमला था। जिस बेरहमी से ये हमला किया गया उससे पूरे देश में आक्रोश था। हमला होते ही हमारे आर्मी एयर डिफेंस के ब्रिगेड ने मोबिलाइजेशन की तैयारी शुरू कर ली। सारे ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान्स और नए अग्निवीरों ने सारे रडार्स को, गन्स को और एमुनिशन को मोबिलाइजेशन के लिए तैयार कर लिया। हमने एक प्लान बनाया जिससे कि सारे लॉजिस्टिक एचलॉन्स, मिलिट्री स्टेशंस और पॉपुलेशन सेंटर्स को एक एयर डिफेंस कवर देने का प्लान बनाया। इस पूरे प्लानिंग के दौरान जितने भी हायर हेडक्वार्टर से आदेश आए थे हमने उन सब पे अमल भी किया। 7 मई तक हमने राजस्थान और गुजरात के रण और क्रीक इलाकों में एक एयर डिफेंस का कवच तैयार कर लिया था। ये T-72 या T-72 टैंक 130 mm की गन्स की तरह ही बिल्कुल तैयार था। इसके अंदर हथियार लोडेड थे। ये एकदम रेडी था दुश्मन पर चार्ज करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी आर्म फोर्सेस या हमारी फौजों की कामयाबी का एक नमूना तो माना ही जाता है, उनकी प्रिसिशन या उनकी सटीक निशाने और लिथैलिटी मारक क्षमता के लिए। लेकिन इसने कई कीर्तिमान और बनाए हैं। हमारे फौजों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में इंटीग्रेशन या सिनर्जी और सिविलियन एजेंसीज के साथ भी। और दूसरा, हमारी इंडिया की अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी यानी देश में ही बनी हुए हथियार, उनका निर्माण और उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग हो गई कि वो कितने कारगर साबित हुए हैं। कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ कच्छ, गुजरात से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।
सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिर्फ असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए बता देते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित दिलचस्प खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अलग हटके खबर है कि देश भर में अब हाईवे पट्टियां बनेंगी, जेट उड़ान भर पाएंगे, आपातकाल में विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए राजमार्गों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी, बगल में ड्रोन अड्डे बनेंगे। तो एक अच्छी खबर के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। केंद्र सरकार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 25 नई इमरजेंसी लैंडिंग पट्टियां बनाने जा रही है। सरकार का ये जो मिशन है वो चुनिंदा राजमार्गों को सिर्फ सड़क नहीं बल्कि हाईवे पर हवाई पट्टियां बना देगा, जहां से सैन्य विमान भी उड़ान भर पाएंगे। अगली खबर आपको बताते हैं जो कि चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ स्वच्छता का संदेश भी दे रही है, क्योंकि अगर गंदगी आप फैलाते हैं तो भारी जुर्माना भी लगेगा। चार धाम यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए शहरी विकास विभाग ने इस बार फुल प्रूफ तैयारी की है और इसी के तहत आपको ये भी बताते चले कि 3000 से अधिक चालान किए गए थे। बीते वर्ष प्लास्टिक के उपयोग पर 13.8 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया था चालान के माध्यम से। और आपको बताएं कि अच्छी पहल क्या है। अच्छी पहल यह है कि पानी की बोतल पर QR कोड से कैशबैक भी मिल रहा है, ताकि किस तरह से आप स्वच्छता बनाए रखें। मौसम बिगड़ने के आसार के चलते ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है। और अगली खबर की बात करते हैं। दैनिक जागरण से हम इस खबर को उठा रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं अक्सर और किशोरियां झिझक के चलते स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो किसी से साझा नहीं कर पाती हैं और ऐसे में हैदराबाद की बी वेल कंपनी की ओर से विकसित किया गया है एक AI आधारित सॉफ्टवेयर अनु। जी हाँ, एंकर टू न्यूबॉर्न यूनिवर्स। ये उन महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा जो कि सामाजिक संकोच या फिर तकनीकी पहुंच के अभाव में अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाती हैं। तो AI आधारित ये सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किशोरियों महिलाओं को स्वास्थ्य परामर्श मिलेगा। और खास बात यह है कि ये इसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, कीपैड वाला जो साधारण फोन होता है उस पर भी ये काम करेगा। तो प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं समाचार पत्रों से अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई और आपके काम की खबरें। और आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ ईरान युद्ध के समाधान के लिए एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की है। इसमें ईरान US युद्ध को रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई है, जबकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा को आगे टालने का सुझाव भी इसमें शामिल है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और कहा कि तेहरान अमेरिकी वार्ता फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। वहीं तेल की कीमतें 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आवाजाही कम होने और संघर्ष के कारण सप्लाई बाधित हो रही है। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ और खबरें अराउंड द वर्ल्ड में। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की पाबंदियों के कारण साल 2030 तक 25,000 से अधिक महिला शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी हो सकती है। यूनिसेफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगर लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो देश को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। जकार्ता में स्थित बेकासी स्टेशन के पास 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक लोकल पैसेंजर ट्रेन और इंटरसिटी एक्सप्रेस की इस भिड़ंत के बाद बचाव दल ने डिब्बों को काटकर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला।
नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने काठमांडू घाटी में नदी किनारे और सार्वजनिक जमीनों से बस्तियां हटाने की सरकारी कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन से 5 मई तक जवाब तलब किया है। इस बीच काठमांडू सहित कई शहरों में चल रही इस कार्रवाई का स्थानीय लोग आवास के अधिकार का हवाला देकर कड़ा विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने अपने ऐतिहासिक अमेरिकी दौरे पर व्हाइट हाउस पहुंचकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप से की मुलाकात। और आइए मनी मंत्र में अब जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर ETF और फिजिकल गोल्ड सिल्वर लेने में क्या अंतर है। तो आपको बता दें कि गोल्ड सिल्वर ETF में कम रकम से निवेश आप कर सकते हैं। स्टोरेज सेफ्टी की चिंता आपको नहीं सताती है। डीमेट के जरिए आप इसे खरीद सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर ETF और फिजिकल गोल्ड सिल्वर में क्या फ़र्क है, ये ग्राफिक के जरिए भी आपको बताने की कोशिश, क्योंकि स्टोरेज सेफ्टी की इसमें चिंता नहीं होती है अगर आप गोल्ड सिल्वर ETF के जरिए जाते हैं, और चोरी का जोखिम यहाँ पर फिजिकल गोल्ड सिल्वर के दौरान दिखता है। वहीं गोल्ड सिल्वर ETF में कीमत साफ दिखती है, तो फिजिकल गोल्ड सिल्वर में शुद्धता का संदेह होता है। आसानी से गोल्ड सिल्वर ETF खरीद बिक्री हो जाती है, लेकिन फिजिकल गोल्ड सिल्वर में तुरंत कैश में बदलना मुश्किल होता है और मेकिंग चार्ज नहीं होता है गोल्ड सिल्वर ETF पर। वहीं फिजिकल गोल्ड सिल्वर पर बेचने पर कटौती होती है। तो गोल्ड सिल्वर ETF में आप कम रकम से निवेश कर सकते हैं, जबकि फिजिकल गोल्ड सिल्वर में जाएंगे तो मेकिंग चार्ज से कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। गोल्ड सिल्वर ETF की बात करें तो स्टोरेज सेफ्टी की कोई चिंता नहीं होती है। वहीं फिजिकल गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो स्टोरेज और सुरक्षा का झंझट होता है, चोरी का भी जोखिम होता है, जबकि गोल्ड सिल्वर ETF को आप डीमैट के जरिए खरीद सकते हैं। तो क्या है बेहतर ऑप्शन, ये आपको चुनना होगा। हमने आपको दोनों बातें बताई, जिसमें गोल्ड सिल्वर ETF है और फिजिकल गोल्ड सिल्वर किस तरह से आपके लिए मददगार हो सकता है, या फिर आप गोल्ड सिल्वर ETF की तरफ जाना चाहते हैं तो आसानी से इसकी खरीद बिक्री हो सकती है। और बात करते हैं साइबर अपराधों की। जी हाँ, बढ़ते हुए साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता ही आपका सबसे मजबूत हथियार है, क्यों संध्या? बिल्कुल। तो नया सवेरा में आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं कि कैसे साइबर ठग अब नकली आधार कार्ड बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि असली और नकली आधार कार्ड पहचानने के तरीके क्या होते हैं जिससे आप बच सकते हैं। आधार कार्ड देखते हैं तो आप ध्यान दें क्या कि जैसे आईडी पर फोटो चेक कर सकते हैं आप। आधार पर अमूमन आपने देखा होगा कि आपकी फोटो उतनी अच्छी नहीं होती, बल्कि धुंधली सी होती है। लेकिन जो फेक आईडीज बनती हैं, फेक आधार कार्ड, उनमें बिल्कुल साफ पिक्चर्स लगी होती हैं। ग्रामर की गलती पर भी ध्यान दें, जैसे कॉमा आदि शब्दों में भी त्रुटियां हो सकती हैं। भारत सरकार का लोगो, QR कोड, उसकी भी जांच कर लें। तो यानी देखने मात्र से भी आपको एहसास हो जाएगा कि असली आधार तो लग नहीं रहा। और विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा का गलत प्रयोग और धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त नियम होने जरूरी हैं। वर्चुअल दुनिया में कुछ भी हो सकता है, झूठ की है ये दुनिया, यूं ही विश्वास ना करें। आइए बढ़ते हैं आगे और नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं टेकटॉक के जरिए। तो एक ऐसा डिजिटल खाका जो कि आने वाले 2 दशकों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। नीति आयोग ने DPI Act 2047 रोड मैप जारी किया है। के विज्ञान भवन से भारत के डिजिटल भविष्य की एक नई इबारत लिखी गई है। नीति आयोग ने DPI Act 2047 फॉर विकसित भारत रणनीतिक रोड मैप लॉन्च किया है। इस नई रणनीति का फोकस अब केवल लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन स्तर और आय को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को सरकारी सेवा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल क्रांति का लाभ सिर्फ महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि दूर दराज के गांवों तक उसकी रोशनी पहुंचे। I think that the political drive that solving India's development problems will come from technology, and that leapfrogging is only possible because of technology, comes from the Honorable Prime Minister. And in a world where there is often the opposite,
I won't perhaps go into details, but skepticism about vaccinations, etc. One cannot take that kind of mindset at the political level for granted. ये व्यापक रोड मैप महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस कार्य योजना, एक विजनरी ब्लूप्रिंट है। इसका मूल लक्ष्य नॉन लीनियर ग्रोथ को गति देना है, यानी ऐसा तेज और व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास जो परंपरागत सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़े। Journey to Viksit Bharat is a process of making growth more inclusive, more accessible, and more meaningful for every citizen. It is about ensuring that opportunity is not limited by geography, language, or circumstance, and technology in this context is an enabler that allows institutions to serve better and citizens to participate more fully. ये रोड मैप समावेशी और तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। स्वाद और आइए अब देखते हैं कि क्या है एक दिन एक उत्सव में खास। तो हमारी विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव में आज आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले के उस गांव में जहां परंपरा, आस्था और लोक कला आज भी सांस लेती है। सलूज डूंगरा गांव में आयोजित होने वाला रम्माण मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत मंचन है। सुबह से ही सलूट डूंगरा गांव में उत्सव का माहौल नजर आता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु और पर्यटक इस अनोखी लोक परंपरा के साक्षी बनने जुटते हैं। रम्माण मेला रामायण की कथा और पारंपरिक मुखौटा शैली का ऐसा संगम है जो इसे बाकी मेलों से अलग पहचान देता है। इस मेले की सबसे खास पहचान है भोजपत्र से बने 18 अद्भुत मुखौटे, जो स्थानीय शिल्प और परंपरा की जीवन झलक पेश करते हैं। 12 ढोल, 12 दमाऊ, 18 ताल और 8 भंकोरों की गूंज पूरा वातावरण भक्तिमय कर देती हैं। राम जन्म, वनगमन, स्वर्ण मृग, सीताहरण और लंका दहन रामायण के प्रमुख प्रसंगों का सजीव मंचन दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां लोक कला और आस्था एक साथ जीवन खो उठती हैं। साल 2009 में यूनेस्को ने रम्माण को विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। यह आयोजन स्थानीय आराध्य भूम्याल देवता को समर्पित है और हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का एक जीवन उदाहरण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना खूबसूरत ये मेला, जहाँ पर संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। आइए आगे बढ़ते हैं और खेल जगत में क्या है खास, आपको लिए चलते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल में आरसीबी ने दर्ज किया बड़ी जीत, जहां आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर की घातक गेंदबाजी के आगे ढेर हुई दिल्ली कैपिटल्स। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 9000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 11 रन बनाते ही हासिल किया मुकाम। आईपीएल में आज न्यू चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा और इस सीजन में पंजाब की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मुकाबलों के लिए मुंबई इंडियंस की टीम में न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर की जगह पर शामिल किया गया है। और नया सवेरा में चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, आपको ले चलते हैं कन्याकुमारी में चिथिरई फेस्टिवल के 10वें दिन का माहौल आपको दिखाते हैं, जहां पर सुचिंद्रम श्री थानुमलयन स्वामी मंदिर में ग्रैंड फ्लोट फेस्टिवल मनाया गया। तो आप लीजिए इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का आनंद। मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।